से कम अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे सके, यदि पूर्ण निष्कर्ष ना भी दे सके तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि सुसाइड नोट का आना, उसमें आनंद गिरी का उल्लेख होना, फिर यह बात जैसे अभी परमहंस दास जी आपके ही सामने बोल रहे थे कि उनका ये कहना था कि नरेंद्र गिरी जी बहुत लंबा नहीं लिखते थे, केवल हस्ताक्षर किया करते थे। तो इन सारी बातों की वास्तविक विवेचना तो जांच के बाद ही हो सकती है। जब फोरेंसिक जांच हो जाएगी तब उसके बाद कहा जा सकता है कि जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं उनमें से निष्कर्ष किसकी तरफ या संकेत किसकी तरफ जा रहा है। बिल्कुल आचार्य प्रमोद कृष्ण, क्योंकि खुद भी एक परंपरा से आते हैं और मठ के एक मठाधीश भी हैं और उस पे मठ पे आसीन है। मैं जानना चाहता हूं जिस तरह से ये चीजें हुई और जिस तरह से ये घटना आई सामने, लोगों को धक्का, लोगों को स्तब्ध भी तो रहे, ये तो बात है, लेकिन जिस तरह से चीजें लेयर दर लेयर खुलती जा रही हैं वो और भी दुखद है, जिसका उल्लेख अभी सुधांशु जी कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और हमारे न केवल एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, न एक राज्य के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, अखाड़ा परिषद और तमाम संत महात्माओं और तमाम अनुयायियों के लिए, तमाम आस्थावान लोगों के लिए ये बहुत ही कष्टदायक घड़ी है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, बिल्कुल उठ रहे हैं। मैं सुधांशु जी से सहमत हूँ, लेकिन सुधांशु जी की पार्टी की वहाँ सरकार है। मैं दो तीन मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वो दो तीन लाइन लिख करके और चला जाता है। अक्सर देखने में आया कि सुसाइड नोट लंबे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं मनोवैज्ञानिक कि जब आदमी आत्महत्या करने जैसा कोई कठोर फैसला लेता है तो वो क्षणिक होता है, और अगर कोई समय वो बीत जाए कुछ लिखने में, पढ़ने में, बात करने में, तो वो उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। तो जो व्यक्ति एक पत्र नहीं लिखता था, वो व्यक्ति 5 से 7 पेज लिखता है, और एक पेज लिखने में ही 15-20 मिनट लगता है एक आम आदमी को, तो 7 पेज लिखने में घंटों लगे होंगे। तो उस आश्रम के उनके सेवादार कहाँ थे? क्या किसी सेवादार ने, किसी उनके शिष्य ने, किसी उनके भंडारी ने, पुजारी ने कभी देखा ही नहीं गुरुजी के कक्ष की तरफ जाकर के? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है कि क्या नरेंद्र गिरी जी को, महंत थे नरेंद्र गिरी जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो क्या उन्हें सरकारी सुरक्षा उपलब्ध थी? और अगर सरकारी सुरक्षा उपलब्ध थी तो उनके वो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? चौथा पॉइंट है कि रात में आत्महत्या कर ले आदमी, सोने जाए कक्ष में और लटक जाए तो समझ में आता है, लेकिन वो दिन में हुआ है काम। दो दिन के अंदर आत्महत्या करना, घंटों बंद रहना, किसी का देखना नहीं, तो ये एक बहुत बड़े प्रश्न उत्पन्न करता है। अगर हम इस सुसाइड नोट को सच माने तो एक बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं। एक संत के मुख्यमंत्री होते हुए एक अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था, इतने सवाल खड़े किए जा रहे थे, इतना भयभीत था कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो बहुत से सवाल हैं। मैं आचार्य जी आपके सवाल, आपके सवाल लॉजिक पे, लेकिन आचार्य जी सवाल बहुत जरूरी हैं। ऑफकोर्स आचार्य जी आपके सवाल लॉजिक पे आधारित है। ऑफकोर्स सुधांशु जी से पूछे गए हैं, सीधे उन्हीं से पूछे गए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अगर अवसाद में है और घटना लंबी समय से चलती चली आ रही है और उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और कहीं ना कोई ऐसा है जो क्षुब्ध है आदमी और कहीं अवसाद में है, तो वो पर्सनल इस लेवल पे चला जाता है, तो घटना का अंजाम वो कभी भी कहीं भी दे सकता है। जो अभी साक्ष्य हैं जो सुसाइड की तरफ है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एनीवे, जो आपने पूछे सवाल सुधांशु जी की तरफ है, सुधांशु जी विल आंसर। राइट सर, सुधांशु जी। प्रतीक जी, इसमें एक विषय ये भी है ना कि वो अवसाद में नहीं थे। प्रतीक जी 10 सेकंड हो सकता है, वो अवसाद में नहीं थे, हमें नहीं पता। एक दिन पहले ही, एक दिन पहले ही जो उनका वीडियो आया है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके साथ बैठ करके चिंतन मनन और चर्चा कर रहे हैं। तो इतना लंबा, देखिए, वो अपनी मन की पीड़ा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से शेयर कर सकते थे। एसपी, डीएम, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी, डीजी, चीफ मिनिस्टर सबसे कर सकते थे, किसी संत महात्मा से कर सकते थे। तो मैं इस थ्योरी पर अभी यकीन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। राइट, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अवसाद की घटना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कहां पे किस तरह से अटैक होता है और आदमी नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एनीवे, मैं भी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं,
लेकिन आपके सवाल लॉजिकल आपने पूछे एंड पे, तो सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ टारगेटेड है। सुधांशु जी विल आंसर, राइट। देखिए, जो बात आचार्य जी ने कही, तो ये बात सही है कि अब जो थ्योरीज आ रही हैं, जब तक इनकी एक प्रॉपर जांच नहीं हो जाएगी, विधिवत जांच नहीं हो जाएगी, तब तक निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन है। जैसे अब 7 पेज का नोट लिखना, इन्होंने बात कही, ठीक है, ये बात धारणा मानी जाती है कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत लंबा चीजें लिखने या उस ढंग के लंबे समय तक उस मनोवृत्ति में आदमी नहीं रह पाता है। दूसरी बात जो उन्होंने सुरक्षा वाली बात कही, वहां मैं उनसे थोड़ा मतभेद रखूंगा। मुझे जानकारी नहीं है कि उनके पास किस प्रकार की कैसी श्रेणीबद्ध सुरक्षा थी, परंतु जो भी सुरक्षा होती है वो व्यक्ति के घर के बाहर तक होती है। घर के अंदर शयन कक्ष में कोई सुरक्षा कर्मी या उसके इर्द गिर्द नहीं होता है, तो वो क्या चीज रही होगी ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात जो कही जा रही है, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। यदि यह सत्य मान लिया जाए कि जो उपलब्ध है, यानी जो लिखा हुआ सुसाइड नोट यदि सच, तो इससे एक और दूसरा पक्ष भी आता है प्रतीक जी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड हो गया है कि किसी के भी बारे में कोई भी चीज सोशल मीडिया के ऊपर आप चला दीजिए, कोई भी एक फोटो चला दीजिए, कोई भी, उसकी सत्यता की कोई जांच नहीं है, और किसी भी व्यक्ति की 24-25 साल की बनी हुई प्रतिष्ठा आप 24-25 घंटे में ध्वस्त कर सकते हैं, वायरल हो जाएगा, और उसके बाद ना उसकी कोई किसी का उत्तरदायित्व है और ना उसका कोई रिग्रेट है। अब अगर इसके लिए सरकार कोई भी प्रयास करती है, तो समस्या ये आती है कि उसके लिए विपक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, साहब अविवेक की स्वतंत्रता की बात है, ये है वो है। तो अविवेक की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, मैं 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, दोनों के मध्य की जो रेखा है वो अब डिफाइन करने का समय आता जा रहा है। चूंकि सोशल मीडिया का व्याप इतना हो गया है कि किसी की भी छवि को बनाना, बिगाड़ना बगैर किसी उत्तरदायित्व के बहुत सहज काम होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आचार्य जी, ये बात सच है जो उन्होंने कहा कि एक स्वच्छंदता है कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा। वो जिस तरह का जिक्र है कि उसमें एक फोटोग्राफ ले आए, कोई कथित लड़की फोटोग्राफ लाके दिखा रहे या बना रहे थे, और वो उनको लग रहा था कि मैं सम्मान के साथ जिया, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष का सन्यास, उसमें उस सन्यास पर कोई चींटे लगा दे, उस सन्यास की तरफ कोई इंगित कर दे, तो आदमी घबराएगा, जरूर घबराया होगा कि आप पता नहीं क्या कर दे। और वो ये खतरा समाज में यहां तक आ गया कि मठों के पास और फिर साधु संत समाज के पास भी खड़ा है इस वक्त। ये बड़ी बात है जिसकी तरफ सुधांशु जी इशारा कर रहे हैं, और इस पर गौर करने की चीज है। देखिए प्रतीक जी, सुधांशु जी की बात से मैं सहमत हूं, और मैं ये मानता हूं कि मनुष्य की एक सीमा होती है, सहने की भी सीमा होती है, और धैर्य की, पेशेंस की एक सीमा होती है, और कुछ प्रारब्ध भी होता है। हम तो मानते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये हम मानते हैं, हम सबको बताते हैं कि आप चिंता मत करो। नरेंद्र गिरी जी ने भी लाखों शिष्यों को, अपने शिष्याओं को ये उपदेश दिया होगा कि आप चिंता मत करो और बेफिक्र रहो, संघर्ष करो, ये सब कहा होगा। लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज आई कि नरेंद्र गिरी जैसा दमदार साधु, एक बिल्कुल फकड़ी स्वभाव में, मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, नरेंद्र गिरी उन साधुओं में थे जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मतलब 1 मिनट में राजी होते थे, 1 मिनट में बिल्कुल। मैं उनसे भाषा में इस नेचर से मैं वाकिफ हूं, और कई बार मेरा उनसे इस तरह से सामना भी हुआ। ये बात सच है आपकी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हाँ, अब सुधांशु जी से मैं ये बात शेयर जरूर करना चाहूंगा कि ये बात पक्का है कि आज का दौर एक ऐसा दौर हो गया है कि बड़ा होना मुश्किल है। अगर कोई बड़ा हो जाए तो जीना मुश्किल है। हर तीसरा आदमी आपका ड्राइवर है, आपका भोजन बनाने वाला है, आपके शिष्य हैं, आपके शिष्या हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं। हम तो खुद इस झंझट से गुजर रहे हैं। एक घर बनाना मुश्किल है, आश्रम बनाना और मुश्किल है, आश्रम चलाना मुश्किल है।